आज हमारा डे 2 होगा। कोर सेम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मोनोपोली। मोनोपोली डे 2। ठीक है, आप भी लिखिएगा कॉपी में डे 2। ठीक है, ये डे 2 आप कॉपी में जरूर लिखिएगा। अच्छा, कल कल आपका लास्ट क्लास होगा इस वीक में। ठीक है, कल सैटरडे है ना। हाँ, कल मैं बोला था ना, भाई का शादी है तो जाना पड़ेगा, तो कल रात में मेरा टिकट है। ठीक है, और 11 तारीख को शादी है। अब होता है ना, बारात वारात आते आते 12 तारीख तो हो ही जाएगा। अब देखो, अगर टिकट 12 का मिल गया रात में तो 12 वाला चल दूंगा, क्योंकि सब तत्काल में ही बुक करूंगा। हो गया। और नहीं तो फिर 13 को निकलूंगा, 14 को आऊंगा। अगर 12 को निकला तो 13 को आ जाऊंगा, या 13 को निकलूंगा, नहीं तो 14 को आ जाऊंगा। तो कोशिश करना आपका 13-14 के बीच में या 15 के बीच में क्लास पड़ेगा आपका। 13 भी हो सकता है, 14 या 15। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, ट्रेन कैंसिल भी हो सकता है, ट्रेन टिकट मिल भी नहीं सकता है। इसे 13 से लेकर 15 के बीच में आपका नेक्स्ट क्लास पड़ेगा। कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है, उधर से आता हूँ, फिर आप लोग का फटाफट नोट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक आपको वैसे भी 1 महीना तो नोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे मोनोपोली। एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा। देखो, जब भी क्लासेस में कराऊंगा तो लास्ट क्लास मैंने क्या पढ़ाया था उसका रिवीजन करा के फिर नेक्स्ट पढ़ूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे मोनोपोली। मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना, मोनो प्लस पोलो। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। ठीक है, डेफिनेशंस डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या है मोनोपोली में। मोनोपोली में सेलर क्या होता है, इकलौता होता है, सिंगल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आपने कभी सुना का, बंगाल रेलवे, बिहार रेलवे, यूपी रेलवे? नहीं सुना। जस्ट आपने क्या सुना, इंडियन रेलवे। मतलब पूरे इंडिया में एक ही रेलवे रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे एक ही सेलर है, ये क्या हो गया, मोनोपोली। आप कोलकाता में रहते हो, जो लोग कोलकाता में रहते हो वो मेरी बात से रिलेट करना। कोलकाता में आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कौन देता है, सीएससी। सीएससी के अलावा और कोई बिल देता है क्या, नहीं है। तो सीएससी का क्या है, पूरे कोलकाता में मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। पहला, आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जो किसी से मैच नहीं खा रहा है। आपने कुछ ऐसा बना दिया जो किसी से मैच नहीं खा रहा है, आया मैं सामने। और उस प्रोडक्ट को आपने रजिस्टर्ड करवा दिया इन द नेम ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, कॉपीराइट। तो सपोज मैंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया या ऐसा कोई चीज बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था। मैंने उस प्रोडक्ट पर क्या ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, पेटेंट ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया। कल को थर्ड पार्टी सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी तो क्या मैं अलाउ करूंगा? अरे बताओ, जो प्रोडक्ट पे मैंने कॉपीराइट लिया है, क्या सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाने की कोशिश करेगी तो क्या मैं बनाने दूंगा? नहीं बना दूंगा। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मेरा क्या हो गया, मोनोपोली। क्योंकि मैंने उस पर क्या ले लिया है, कॉपीराइट, पेटेंट राइट ले लिया। सपोज मैंने एक बुक लिखा। अब उस बुक को मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया, उस पर कॉपीराइट ले लिया, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट ले लिया। कल को कोई पब्लिकेशन वही सेम बुक छापने की कोशिश करेगी तो क्या मैं छापने दूंगा? नहीं। मेरा क्या हो गया, उस बुक पर मोनोपोली, कंट्रोल हो गया। तो मोनोपोली ना अराइज होता है कॉपीराइट के माध्यम से, पेटेंट के माध्यम से, ट्रेडमार्क के माध्यम से। एक मोनोपोली अराइज होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसको बोलते हैं रियल स्टेट मोनोपोली। जैसे सीएससी, पूरे कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का जिम्मेदारी किसको मिला है, सीएससी। तो ये सीएससी को जिम्मेदारी किसने ट्रांसफर किया? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। तो ये जो मोनोपोली है सीएससी का, ये सीएससी ने खुद क्रिएट किया या गवर्नमेंट ने क्रिएट करवाया? गवर्नमेंट ने क्रिएट करवाया। क्योंकि ज्यादा भूलो मत, 24 परगना में जाओ, नॉर्थ और साउथ में कोई और है, और हावड़ा में रिलायंस वगैरह भी है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है सीएससी को बीट करने के लिए। लेकिन फिर भी पूरे कोलकाता में अगर सीएससी सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब सीएससी के ऊपर किसका हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ है। तो ये जो मोनोपोली हुआ इसको बोलते हैं रियल एस्टेट मोनोपोली। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मोनोपोली का कुछ फीचर्स होते हैं। मोनोपोली की जो सिंगल सेलर, मोनोपोली जो प्रोडक्ट बेच रहा है वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है। मोनोपोली जो प्रोडक्ट बेच रहा है वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है। तो डिफरेंशिएटेड या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट।
मोनोपोली का प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस या डिफरेंशिएटेड? हेट्रोजीनियस या डिफरेंशिएटेड? हेट्रोजीनियस का मतलब या डिफरेंशिएटेड का मतलब जो मैं बेच रहा हूं वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है पूरे इंटायर वर्ल्ड में, पूरे इंटायर मार्केट में। ठीक है। एज ए मोनोपोली, एज्यूम करना मैं मोनोपोली हूं, मैं मोनोपोलिस्ट हूं, तो एज ए मोनोपोलिस्ट मैं प्राइस फिक्स रखूंगा या वेरिएबल रखूंगा? मैं फिक्स रखूंगा या वेरिएबल रखूंगा? वेरिएबल रखूंगा। जब इच्छा करेगा बढ़ा देंगे, जब इच्छा करेगा कम कर देंगे। देख रहा हूँ लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, बढ़ा दो प्राइस। देख रहा हूँ सब रो रहा है गरीबी से, कम कर दिया प्राइस। आया बात समझ? त्योहार आ गया, बढ़ा दिया प्राइस। है ना? तो एज ए मोनोपोली मैं सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज करूंगा। सीएससी वाला करता है ना, डोमेस्टिक में अलग प्राइस चार्ज करता है, बिजनेस यूनिट से अलग प्राइस चार्ज करता है, स्कूल कॉलेज से अलग प्राइस चार्ज करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट इन सबसे अलग प्राइस चार्ज करता है ना। तो मोनोपोली में प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता है। तीन फीचर्स हो गया, सिंगल सेलर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नो फिक्स प्राइस, नो फिक्स प्राइस। ओके। मैं जैसा बेच रहा हूं क्या वैसा कोई और बेच रहा है? तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। जो मैं बेच रहा हूं वैसा कोई और नहीं बेच रहा है, तो मेरा गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं है। सॉरी। ठीक है। क्या कोलकाता में सीएससी का कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है? कोई कंपनी नहीं है तो क्या अवेलेबल? कोलकाता में एक ही कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी में, उसका नाम क्या है? सीएससी। उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। मोनोपोली को तुम फर्म बोल दो या मोनोपोली को तुम इंडस्ट्री बोल दो, बात एक ही है भाई, इकलौता है। जैसे घर में अगर इकलौता लड़का है, तुम उसको बड़ा लड़का बोलो या तुम उसको छोटा लड़का बोलो या तुम मझला बोलो या तुम डैश बोलो या तुम बेकार बोलो, है तो लड़का ही। आया बात समझे? वही चीज यहाँ पर ही है। मोनोपोली है, तुम उसको फर्म बोल दो या उसको तुम इंडस्ट्री बोल दो, बात एक ही है। तो मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग नहीं होता। मोनोपोली में ना लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। आया बस सामने? कैसे? मोनोपोली अगर बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर देगा तो लोग धीरे धीरे उसका डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि मोनोपोली का मतलब कभी भी नेसेसरी गुड्स नहीं होता है। मोनोपोली गुड्स का मतलब कभी भी नेसेसरी गुड्स नहीं होता है। कल को अगर नेसेसरी गुड्स हो भी गया तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या आ जाएगा? कंट्रोल। जैसे सीएससी हमारे लिए नेसेसरी है, तो बराबर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बराबर उस पर नजर रखी है कि तुम मोनोपोली का फायदा ना उठाओ, इसके लिए बराबर। जनरली मोनोपोली जो गुड्स होते हैं वो हमारे लिए उतने जरूरी नहीं होते। कल की अगर उसकी प्राइस बढ़ भी गई तो अपने क्या करेंगे? डिमांड को कम कर देंगे। अच्छा तुम बताओ, इंडियन रेलवे ज्यादा टिकट का प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर देगा तो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, हम बस से चले जाएंगे। है ना? लोग बोलेंगे हम फ्लाइट ले लेंगे। है ना? जो लोग बहुत गरीब रहेगा बोला कोई बात, पैदल जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। आया बात सबने? वही बात है, लोग कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल लेंगे। हाँ, अल्टरनेटिव निकालेंगे। तो जब भी इंडियन रेलवे प्राइस बढ़ाएगी तो डिमांड उसका थोड़ा थोड़ा घट जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। कि मोनोपोली में प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है। मोनोपोली में ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। हमारा इंडियन रेलवे बच्चा लोग से प्राइस कम लेता है, बुजुर्ग जो ओल्ड पर्सन उनसे प्राइस कम लेता है। ठीक है। एडल्ट से प्राइस ज्यादा लेता है। फिर एडल्ट में भी मेल फीमेल वाला हिसाब हो जाता है। ठीक है। मेल को बोलता है तू ऊपर बैठ, एडजस्ट करके बैठ, नीचे लेडीज को बोलता है नहीं आप लोग ठीक है नीचे बैठिए। तो आ गया ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ होता है, ये इसमें मानना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। आप सीएससी को देख लो, ये भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है ना? स्कूल से अलग प्राइस लेता है, ट्रस्ट से अलग प्राइस लेता है, बिजनेस यूनिट से अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और डोमेस्टिक वाले लोग से अलग आता है। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसेस में भेदभाव। प्राइसेस में भेदभाव। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन। क्या मोनोपोली का कोई कंपटीटर है? भाई सिंगल सेलर है ना? सिंगल सेलर है। आई कम्पीट विथ माई सेल्फ, वही कंपटीशन है और कोई कंपटीशन नहीं है। आप खुद से कंपटीशन कर सकते हो। एक मोनोपोली अपने आप से कंपटीशन कर सकता है कि पिछले साल मैंने 1000 यूनिट बेचा था, इस साल मैं 1500 बेचूंगा। लेकिन बाहर में कोई कंपटीटर नहीं है। तो मोनोपोली में अब्सेंस ऑफ कंपटीशन। मोनोपोली में एंट्री क्या फ्री है? कल को तुम बोलोगे हम सीएससी को बीट करने के लिए कंपनी बनाएंगे, सीएससी बनाने देगा? सीएससी बनाने देगा?
लगा देगा अच्छा खासा केस आपके ऊपर कि तुमको परमिशन कौन दिया। तो मोनोपोली में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है। आईओएस किसका बनाया हुआ है? एप्पल का। तुम कल को आईओएस बनाओ, बनाने देगा एप्पल वाला, केस ठुक देगा तुम्हारे ऊपर। ये हो गया नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली मार्केट में आप ना तो फ्रीली आ सकते हो, और जाने का बात ही छोड़ दो, अरे आओगे तब ना जाओगे। नो फ्री, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसी को अपने बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। और मोनोपोली में ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? ध्यान समझना। एज ए मोनोपोली मुझे पता है, मेरी मोनोपोली है ना, मेरी मोनोपोली है, तो सप्लाई पे किसका कंट्रोल है? मेरा। तो नेक्स्ट फीचर होगा कंट्रोल ऑन सप्लाई। अरे एज ए मोनोपोली प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मैं। अरे प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मैं। तो सप्लाई भी कौन डिसाइड करेगा? मैं। अगर मैं प्राइस डिसाइड करने का औकात रखता हूं तो क्या सप्लाई डिसाइड करने का औकात नहीं रख सकता हूं? करता हूं ना। तो मोनोपोली अपने आप में प्राइस मेकर भी है। मोनोपोली अपने आप में क्या है? प्राइस मेकर। आया समझ? और मोनोपोली का सप्लाई पर इंटायर कंट्रोल होता है कि मार्केट में 1000 यूनिट का सप्लाई होगा, 500 यूनिट का सप्लाई होगा, या 2000 यूनिट का सप्लाई होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मोनोपोली डिसाइड करेगा। अब आप बताओ, सप्लाई मेरे हाथ में है, सप्लाई मेरे हाथ में है, तो प्रोडक्शन भी किसके हाथ में होगा? मेरे हाथ में होगा। तो मैं कॉस्ट को कम करने के लिए छोटा प्रोडक्शन करूंगा या बल्क में प्रोडक्शन करूंगा? बल्क में, क्योंकि जब भी आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। तो जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है, इसी को अपने बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मोनोपोली के कितने फीचर्स होंगे, फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला फीचर्स का नाम बताओ। पहला, सिंगल सेलर। प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है? नहीं, नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। क्या प्राइस फिक्स है? आंसर इज नो। क्या मोनोपोली अपने आप में प्राइस मेकर है? हाँ है। क्या मोनोपोली का मार्केट की सप्लाई पे कंट्रोल है? हाँ है। क्या मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। मोनोपोली को तुम फर्म बोल दो या मोनोपोली को इंडस्ट्री बोल दो, बात एक ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। क्या मोनोपोली में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। क्या मोनोपोली में एंट्री और एग्जिट फ्री है या नॉट फ्री? नॉट फ्री, इसी को अपने क्या बोलेंगे? ट्रेड बैरियर। क्या मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। अगर मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है तो कर्व भी कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप। क्योंकि प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो रिलेशनशिप कैसा हो गया? नेगेटिव। अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है प्राइस और डिमांड में, तो कर्व भी कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप। अगर रिलेशन नेगेटिव है तो कर्व भी नेगेटिव, अगर रिलेशन नेगेटिव तो कर्व भी नेगेटिव। तो मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोप। करवा दिया ना रिवीजन? रिवीजन था। हेलो डे 1 में काफी डिस्कस कर चुके, ये रिवीजन था। डे 2 में हम लोग एक चीज और डिसाइड किए थे, प्राइस आउटपुट। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करा दे रहा हूं आपका बना हुआ कॉपी में। आप बस समझो, आपका बना हुआ, आप बस समझो। प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली। देखिए, मोनोपोली का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन, किसी भी मार्केट का, किसी भी मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? लाइव एट होम वाले स्टूडेंट आप ओरली पूछिएगा, मैसेज करके मत पूछना प्लीज, रिक्वेस्ट करो, ओरल, ओरल से पूछना आप, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मोनोपोली की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? इट्स नॉट अबाउट मोनोपोली, किसी भी मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होता है। पहला, एम आर इक्वल टू एम सी। हाँ पूछो, कौन सा एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल एम आर इक्वल टू एम सी। अच्छा, एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। अच्छा सुनो, सर बोल रहा है ना कि सर ये एम आर इक्वल टू, एम आर इक्वल टू एम सी कैसे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ, थोड़ा मैं समझा देता हूँ इसके पीछे में। देखो, बस समझने के लिए केस है, पहले समझ लो। देखो, एम आर का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। अरे एम आर का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को अपने बोलते हैं एडिशनल रेवेन्यू।
अरे मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोलते हैं? एडिशनल रेवेन्यू। कैसे निकला समझा रहा हूँ। ये है क्वांटिटी, ये है टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू से हमें क्या निकलेगा? मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने एक यूनिट सेल किया था और ये है प्राइस। मैंने एक यूनिट सेल किया 10 रुपया में, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 10 रुपया। मार्जिन में कितना हो जाएगा? 10। पहला यूनिट का बराबर रहेगा ना। मैंने एक यूनिट, मान लो पेन, एक पेन बेचा 10 रुपया में, तो कितना कमाया? रेवेन्यू मतलब कमाना, इनकम। तो एक पेन बेचा 10 रुपया में, तो टोटल कितना कमाया? 10 रुपया। तो मार्जिन में कितना हो जाएगा? 10। मैंने दूसरा पेन बेचा 10 रुपया करके, दूसरा पेन बेचा 10 रुपया करके, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो मार्जिन रेवेन्यू भी कितना हो जाएगा? मार्जिन रेवेन्यू कितना? अच्छा, रेवेन्यू कितना बढ़ गया? 10 से 20 ना। अरे 10 से कितना हो गया? 20। तो कितना मार्जिन रेवेन्यू आएगा? 10। अगर नहीं समझ आता ना तो मैं इसको 9 करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं 9 रुपया करके बेचा सेकंड पेन, सेकंड पेन 9 रुपया करके बेचा, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। अरे टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। कितना हो गया? इसी जगह है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 9 इंटू 2 कितना होगा? 18। तो पहला पेन बेच कर मिला था 10 रुपया, दूसरा पेन बेच के मिला था कितना? 18 रुपया। तो इनकम 10 से हो गई 18। तो कितनी इनकम बढ़ गई? पहला था 10 रुपया की इनकम और दूसरा था 18 रुपये की इनकम, तो 10 से हो गया 18, कितना बढ़ गया? 8। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपने पेन बेचा, इससे आपकी इनकम कितनी बढ़ गई? 8 रुपया। पहले आपने, सुनो सुनो, पहले आपने कितना पेन बेचा था? एक। अभी आपने कितना पेन बेचा? दो। तो एक पहले बेचा था, एक पहले बेचा था और आपने एक और बेच दिया। एक पहले बेचा था, आपने एक और बेच दिया, तो टोटल कितना पेन आपने बेचा? दो, इसलिए दो आ गया ना। तो ये वाला आपने पहले ही बेच दिया था, बिफोर आपने एक और बेचा। तो जो इनकम बढ़ रही है इसी के वजह से बढ़ रही है, जो इनकम बढ़ रही है इसके वजह से बढ़ रही है। तो इसको अपने बोलते हैं एडिशनल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? एडिशनल क्वांटिटी। तो एडिशनल क्वांटिटी के वजह से जब ये वाला बेचा था, ये वाला जब बेचा था तो 10 रुपया मिला था, जब ये वाला बेचा तो कितना मिला? 18। तो एडिशनल क्वांटिटी के वजह से इनकम कितनी बढ़ गई? 10 से 18 कितना हो गया? 8। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पे? 8। अब आप बताओ, मतलब एडिशनल क्वांटिटी मतलब जो एक्स्ट्रा पेन में बेच रहा हूं उससे मुझे एक्स्ट्रा कमाई कितनी हो रही है? 8 रुपया। एक्स्ट्रा जो पेन बेच रहा हूं उससे मुझे कमाई कितनी मिल रही है? 8 रुपया। ये जो एडिशनल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में, एडिशनल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में मेरा खर्चा हो रहा है 8 रुपया। तो एडिशनल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा हो रहा है इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो आप बताइए, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 8 रुपया। और मार्जिनल कॉस्ट भी कितना है? 8 रुपया। दोनों क्या हो गए? बराबर। इसी को अपने बोलते हैं, इसी को अपने क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कब मिलेगा? जो आपने एडिशनल प्रोड्यूस किया, जो आपने एडिशनल प्रोड्यूस किया। मैंने एडिशनल क्या प्रोड्यूस किया? एक यूनिट। एडिशनल कितना प्रोड्यूस किया? एक यूनिट। उस एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगा? 8 रुपया। और उस एक यूनिट को बेचने में पैसा कितना आया? 8 रुपया। दोनों क्या हो गए? बराबर। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब एडिशनल बनाने में लगा 8 रुपया, और उस एडिशनल को बेचकर भी कितना मिला? 8 रुपया। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एडिशनल यूनिट को बनाने में लगा 10 रुपया, एडिशनल यूनिट को बनाने में लगा 10 रुपया, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपया। जो बनाने में लगा तो कॉस्ट होगा ना। तो एडिशनल यूनिट बनाने में लगा 10 रुपया, लेकिन जब बेचे ना मिला 8 रुपया। अब आप बताओ प्रॉफिट में या लॉस में है? 10 रुपया लगा एडिशनल बनाने में और बेचे तो मिला 8 रुपया, तो 2 रुपया क्या हो गया? लॉस। ये लॉस हमारा क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा? नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा बोलता है जब आपका कॉस्ट और रेवेन्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसलिए किसी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल कंडीशन क्या होता है? एम आर इक्वल टू एम सी। एम आर ये बोल रहा है कि जो तुम एक्स्ट्रा बना रहे हो,
जो तुम एमआर और एमसी क्या बोल रहा है कि जो तुम एक्स्ट्रा बनाने में खर्चा हो रहा है, मान लो एक्स्ट्रा बनाने में खर्चा हुआ 100 रुपया और एक्स्ट्रा को बेच के मिला 100 रुपया, तो एक्स्ट्रा को बनाने में खर्चा 100 रुपया मतलब मार्जिन कॉस्ट 100 रुपया, और एक्स्ट्रा को बेच कर मिला 100 रुपया तो मार्जिन रेवेन्यू कितना होगा 100 रुपया, दोनों क्या हो गए बराबर। इसी को अपने क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर 8 रुपया लगा बनाने में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 8 रुपया लगा बनाने में, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, और 8 रुपया बना के बेच के मिला, तो 8 रुपया 8 रुपया मतलब खर्चा और रेवेन्यू क्या हो गए बराबर हो गए ना। अरे 8 रुपया लगा बनाने में और बेच के भी कितना मिला 8 रुपया, तो 8 रुपया खर्चा और 8 रुपया रेवेन्यू दोनों तो बराबर हो गए, काहे का प्रॉफिट। दिमाग में तो आ रहा होगा ना काहे का प्रॉफिट, है ना। तो उसके लिए आपका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। आपने बेसिक्स पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा दो प्रकार की कॉस्ट होती है, दो प्रकार की कॉस्ट होती है। सुनो, ये मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकला है टोटल कॉस्ट से। अरे मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकला है, जब दो टोटल कॉस्ट को डिफरेंस करोगे वही तो मार्जिनल कॉस्ट आता है ना। तो आपका टोटल कॉस्ट में दो प्रकार की कॉस्ट होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अपने क्या बोलते हैं, जो आपने आउटसाइडर को पेमेंट किया, जैसे आपने रेंट पे किया, वेजेज एंड सैलरी पे किया, है ना, फिर आपने अगर लोन वगैरह लिया तो इंटरेस्ट पे किया, तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो मालिक को पे करते हो अपने क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट प्रॉफिट। तो आप बताइए क्या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है या नहीं ऐड है, ऐड है। मतलब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ना इसमें क्या है प्रॉफिट ऐड है। आपका बेसिक अगर तगड़ा रहेगा तो आप समझ जाओगे, वरना फिर दिक्कत वाली बात है। हाँ, पूरा बेसिक पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को, मतलब 4 सेमेस्टर में आ गया, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर का बात है। अरे मार्जिनल कॉस्ट जो हम लोग डिराइव करते हैं तो टोटल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, तो टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट ऐड होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब बिजनेस आउटसाइडर को पे कर रहा है, जैसे लेबर को पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, रॉ मटेरियल का दाम पे किया, ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जब बिजनेस अपने मालिक को पे करेगा तो बिजनेस अपने मालिक को क्या पे करता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो क्या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है कि नहीं ऐड है। तो जब टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है तो मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट नहीं ऐड होगा, ऐड है ना। तो 8 रुपया में आपका प्रॉफिट ऐड है, तो जो आपका 8 रुपया मार्जिनल कॉस्ट है और जो 8 रुपया आपका रेवेन्यू है, तो खर्चा इक्वल टू रेवेन्यू दिख रहा है, पर इस खर्चा में प्रॉफिट हिडन है, ऐड है। बेसिक मैं एज्यूम कर चलो तुम लोग का बेसिक पता है, या तो तुम लोगों को गलती किया शुरू से इकोनॉमिक्स मेरे से नहीं पढ़ा। हाँ क्योंकि जो शुरू से इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है। बट तुमको मैं बता रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये तो समझ गए ना कि मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है। क्योंकि दिमाग में डिलेमा था यार, कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो गया, कॉस्ट 100 रुपया और रेवेन्यू 100 रुपया, तो काहे का प्रॉफिट। तो भूलो मत मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। स्कूल में तो पढ़ाया गया था ना नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जीरो प्रॉफिट, याद है ना। तुम लोग को स्कूल छोड़ देना चाहिए था उस वक्त, गलत पढ़ाया गया। एक बोला जाता है ना नॉर्मल प्रॉफिट, अरे नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोला गया था जीरो प्रॉफिट, गलत पढ़ाया गया था। सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अरे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कहाँ से डिराइव होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दो प्रकार का, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो इस इम्प्लिसिट में क्या ऐड होता है प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में ऐड है, ऐड है। तो अगर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है तो एवरेज कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है, तो फिर काहे का जीरो प्रॉफिट, फिर काहे का जीरो प्रॉफिट। ये सब स्कूल वाले में चलता है कि स्कूल का टीचर लोग जानता है गधा लोग बैठा है। हाँ स्कूल में क्या पढ़ाएंगे उसको बोला ट्यूशन में वहां बताएंगे ये सब बात स्कूल में नहीं बताएंगे ये मैं क्या पढ़ा रहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन। लाई बैठ हो बोला बच्चा लोग बोला गलती की सर को ये सब छेड़छाड़ करके, बेसिक्स पढ़ाई है सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या बोला गया कि एम आर इक्वल टू एम सी। तो एम आर मतलब एडिशनल रेवेन्यू, एम आर का मतलब क्या होता है एडिशनल रेवेन्यू, किसके बराबर है एडिशनल कॉस्ट।
जब एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट के बराबर, एडिशनल मान लो ये मेरा एडिशनल पेन है, मैंने 1000 क्वांटिटी बनाया था, मैंने एक क्वांटिटी और बनाया तो ये मेरा हो गया एडिशनल क्वांटिटी। तो एडिशनल क्वांटिटी से इनकम और एडिशनल क्वांटिटी का खर्चा, एडिशनल क्वांटिटी की इनकम और एडिशनल क्वांटिटी का खर्चा अगर बराबर हो गया, इसी को अपने बोलते हैं एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है सर, बराबर क्यों होते हैं या आपने एडिशनल का क्यों लिया, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तब जाकर आपका ये क्लियर होगा। जैसे मैं एडिशनल ले रहा हूं ना, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर टोटल क्यों नहीं ले रहे हो, मैं तो एडिशनल ले रहा हूँ ना, मार्जिन मतलब एडिशनल, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर टोटल क्यों नहीं ले रहे हो, टोटल से कुछ दुश्मनी है क्या। तो टोटल को समझने के लिए आपको एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो थ्योरी पढ़ाऊंगा 1 घंटा लगेगा, वो थ्योरी पढ़ाने में घंटा लगेगा। जब वो थ्योरी समझोगे तब ये मार्जिनल का ज्ञान समझ में आएगा कि मार्जिनल वर्ड क्यों लिया जा रहा है। फिलहाल अपने मासूम बच्चे हैं, इस पर ध्यान करते हैं। आ जाओ, एम आर इक्वल टू एम सी। दूसरा क्या है, एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये हमारा क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन। नहीं याद होता रट लो, है ना, हम टीचर लोग रटा के पैसा लेते हैं, अरे बस में बाद में बात बुराई तुम लोग कर देना, टीचर रटवाता है। एम आर इक्वल टू एम, अपना गलती तुम लोग नहीं देखेगा, तुम लोग का बेसिक कितना है अपना गलती तुम लोग नहीं देखेगा। एम आर इक्वल टू एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई दिक्कत, ये एम आर इक्वल टू एम सी वाला खेला समझ में आया तुम लोग को। अच्छा, हाँ भैया, अरे जानते हो, आधा घंटा, सुनिए सुनिए, बोल, ये फोर्थ सेमेस्टर का बैच है क्या, फिर से मतलब क्या फिर से देना होगा ना। देखो ये हमारा ए, अरे लास्ट क्लास डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा क्या है ए आर। अब मैंने लास्ट क्लास समझाया था कि ए आर डाउनवर्ड क्यों बना था, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ए आर, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, डिमांड कर। डिमांड कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोनोपोली में क्या पाया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या डाउन इनवर्स, इनवर्स। तो कर्व भी कैसा बनेगा, इनवर्स, इनवर्स होता है डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, और ए आर का हाफ क्या होता है, अरे ए आर का हाफ क्या होता है, एम आर, है ना। आपको मैंने ये बताया था कि एम आर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी, और ए आर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस। ए आर का दूसरा नाम क्या है, प्राइस। तो अब आप देखिए, हमने एम आर ड्रॉ कर दिया, अब हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एम सी। तो आपने क्या ड्रॉ कर दिया, मार्जिन। वाह क्या बात है, ये सब डायग्राम को ना अवार्ड मिलना चाहिए। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ये देखो ना, एम आर और एम सी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जहां पे कट करेंगे पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। और कहां से कट कर रहा है, बिलो से कट कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमें एम आर से क्या मिलेगा, क्वांटिटी। क्या मिलेगा, क्वांटिटी। आपके दिमाग में आ रहा है, सर एम आर हमेशा क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। आपको ना क्लास 12 में एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, P माइनस ए सी डिवाइडेड बाई क्यू, नहीं पढ़ा ना, है ना। हाँ, वहां पर पढ़ाया गया था कि लास्ट में जब प्रूफ किया होगा, प्रूफ करके आया होगा एम आर इक्वल टू क्वांटिटी। हाँ, अब तुम लोग बोलो हम क्लास 12 पढ़ाए बैठ के, तुम लोग का बेसिक हिला हुआ, तो हम मेरा दिमाग मत खराब करो तुम लोग, तुम लोग का बेसिक खराब है, तो जितना बोलो उतना शांति से कर। हाँ, इको नहीं लिया था, गलती है, पर तू लकी है, पीएचडी होल्डर सामने बैठा हुआ है इको में एम आर इक्वल टू क्या है, क्वांटिटी। एम आर इक्वल टू क्या है, क्वांटिटी। अब अपने को एम आर से क्या मिलेगा, क्वांटिटी। और प्राइस के लिए किधर जाना पड़ेगा, ए आर। तो अपना मुंह उठाकर कहाँ चलेंगे, ए आर के पास।
फिर यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, प्राइस। क्या मिल गया, प्राइस। हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जो टी क्यू है ना, ये पॉइंट को मैंने टी माना। हमेशा देखिएगा ये जो टी क्यू है, टी और क्यू, ये दिखा रहा है आपका प्रोडक्शन लाइन। टी क्यू हमारा क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन लाइन। तो आप बताइए, अगर मैं 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा कॉस्ट भी एज पर 1000 यूनिट ही आएगा। अगर मैंने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट 1000 यूनिट के हिसाब से आएगा या 1500 यूनिट के हिसाब से आएगा। अगर सिंपल बात है, मैंने अगर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो कॉस्ट भी मेरा 1000 यूनिट के हिसाब से आएगा। अब आप एक चीज समझिए, समझिए मेरा ध्यान से बात को। ये मेरा है प्रोडक्शन लाइन, ये मेरा क्या है, प्रोडक्शन लाइन, है ना। अरे ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्शन लाइन। जो ब्लू दिख रहा है वो मेरा क्या है, प्रोडक्शन लाइन। तो जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं टी क्यू तक, तो मेरी कॉस्ट भी कितनी आएगी, टी क्यू तक। मुझे बताओ, क्या मैं क्यू के बियॉन्ड, क्या मैं यहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, क्या मैं क्यू के बियॉन्ड प्रोडक्शन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो इस कॉस्ट से हमें मतलब ही नहीं, ये जो कॉस्ट मैंने डॉट डॉट किया ना, इससे हमें मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब, मैं अगर 1000 यूनिट तक का प्रोडक्शन किया हो, मान लेते क्यू मेरा है 1000 यूनिट, तो मेरी कॉस्ट भी कितनी आएगी, 1000। तो क्यू के बियॉन्ड जो आपको मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है वो हमारे काम का नहीं है। तो अपने क्या करेंगे ना, यहां से, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट यही है ना, हमारा मार्जिनल कॉस्ट यही है ना, तो यहीं से हमें मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का लाइन। इसको मान लिया मैंने मार्जिनल कॉस्ट। क्या मान लिया, मार्जिनल कॉस्ट। अब आप बताओ, प्राइस बड़ा है या मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है, क्या बड़ा है, प्राइस या मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस बड़ा है, तो अपने लिख सकते हैं ना कि इन मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन। एग्जाम में ना ये एमसीक्यू हर अल्टरनेटिव ईयर में पूछते हैं, पिछले बार पूछा। कोई भरोसा नहीं है, सीयू का करेक्टर हमेशा सही नहीं रहता, वो अपना दोगलापंथी दिखाते रहते हैं एकदम। अरे बताते रहो, 4 क्वेश्चन को, मैं जब गया था फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग का लिखने वाला इकोनॉमिक्स था 100 नंबर का, है ना। जब मैं गया था भाई साहब, एक क्वेश्चन पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन 4 बार ऑलरेडी पूछ चुका था कंटिन्यू। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, फर्स्ट ईयर में था, हम लोग का ईयर था, सेमेस्टर नहीं था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, एक रिलेशन पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलरेडी 4 बार कंटिन्यू पूछा था। हम लोग बोले यार चौका मार दिया, अब तो नहीं पूछेगा। 5वें साल भी पूछ लिया, इत्तेफाक से छठे साल भी पूछ लिया था। तो मतलब छक्का, मतलब कहने का मतलब, या तो प्रोफेसर क्रिकेट का फैन होगा तो वो 6 मारना था। या उसका कुछ था, कुछ लॉजिक। तो सीयू पे ना आप भरोसा नहीं कर सकते हो, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा या नहीं। लेकिन हाँ, सारे रिपीट नहीं होते, एक दो क्वेश्चन रिपीट ये लोग कर देते हैं। ये भी तो खेलते हैं ना आपके साथ। आप भी जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो दूसरों के साथ खेलिएगा, वो लोग भी बड़ा आदमी है, खेल रहा है बच्चों के साथ। समझ आया क्या। तो मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, हेलो। क्या मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, नहीं। मोनोपोली में प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से बराबर होता है। इसका आंसर कौन देगा, ऐसा क्यों। मोनोपोली में प्राइस मोनोपोली में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से बराबर क्यों होता है, इसका आंसर कौन देगा, कौन आंसर देगा। बोलो। मोनोपोली में मोनोपोली में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा क्यों होता है। तुम लोग इतना मासूम क्यों, हमको समझ में नहीं आता। थोड़ा सा लाइफ में चालाकी वालाकी लाएगा कि नहीं लाएगा। ऐसे तुम लोग बहुत चालाक, हमको पता है, लेकिन पढ़ाई के टाइम में ना तुम लोग एकदम गधा वाला हरकत करता है। सुनो मेरा बात, मार्जिनल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट। हेलो, टोटल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल एडिशनल का मतलब जो एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। तो मान लेता हूँ मैंने ये वाला एक्स्ट्रा बनाया, एग्जाम्पल, ये मैंने क्या बनाया, एक्स्ट्रा बनाया। तो एक्स्ट्रा बनाने में लगा 10 रुपया, एक्स्ट्रा बनाने में लगा
10 रुपया, तो मैंने लिख दिया 10 रुपया। जब एक्स्ट्रा बनाने में लगा 10 रुपया और मैं हूं मोनोपोली, 10 चार्ज करूंगा या 10 से ज्यादा चार्ज करूंगा? तभी तो मोनोपोली का फायदा। तो मैंने चार्ज किया 15 रुपया, चार्ज किया 15 रुपया, तो प्रूफ हो गया ना कि प्राइस प्राइस ग्रेटर देन मार्जिन का। अब 10 रुपया लगा बनाने में और 10 रुपया लगा प्राइस, 10 रुपया लगा बनाने में और 10 रुपया रखा प्राइस, फिर रहा मोनोपोली, रहा मोनोपोली। तो अगर मैं मोनोपोली हूं तो थोड़ा सा तो फायदा उठाऊंगा ना भाई। तो अगर 10 रुपया लगा बनाने में तो मेरा प्राइस 10 रुपया नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। मैंने रख दिया 15 रुपया, तो 15 रुपया का प्राइस ना, 10 रुपया रख गया कॉस्ट। तो बोल सकते हैं ना कि प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो मोनोपोली का मतलब ही होता है, और ये बात पता किसने प्रूफ किया था? लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली में प्रूफ किया गया था। प्रोफेसर लर्नर थे, उन्होंने एक चीज प्रूफ किया था कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा मोनोपोली होगी। सुन लो, मार्जिनल कॉस्ट था 10 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपया, मैंने प्राइस रखा 30 रुपया, एडिशनल कॉस्ट था 10 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट था 10 रुपया, प्राइस रखा 30 रुपया। तो कॉस्ट से प्राइस कितना ज्यादा है? 20 रुपया। फिर भी सामान बिक रहा है, इसका मतलब मार्केट में मेरा दबदबा कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मोनोपोली पावर उतना ज्यादा होगा, और जितना कम डिफरेंस होगा मोनोपोली पावर उतना कम होगा। ये बात किसने प्रूफ किया था? अभिषेक पांडे ने? नहीं, हम नहीं प्रूफ किए थे, प्रोफेसर लर्नर ने प्रूफ किया था। कौन प्रूफ किया था? प्रोफेसर लर्नर। ये लॉजिकली समझ रहा है ना तुम लोग? लॉजिकली समझ रहा है ना? चलो, तो अभी तक ना हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन किए, अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़े नहीं है। अब आप एक्स्ट्रा पढ़ने चलो। चलो, हेडिंग डालो, मोनोपोली। मोनोपोली एंड इट्स इलास्टिसिटी, मोनोपोली एंड इट्स इलास्टिसिटी, मोनोपोली एंड इट्स इलास्टिसिटी। मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लो। हाँ, मान लेते ये हमारा है डिमांड कर्व, ये हमारा डी मेरा क्या है? डिमांड कर्व। पेन डाउन, पेन डाउन, फोकस ऑन मी, पेन डाउन करो। आपको पता है डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 होती है, पढ़ा है ना बेसिक्स? थैंक गॉड इतना पता है, वरना बोलता प्रूफ करके दिखाओ। लग रहा पैसा नहीं खजाना दे दिया मेरे को। कर देंगे प्रूफ, गुलाम है तुम लोग का, टेंशन ना लो। ये डिमांड कर्व का मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारा क्या? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो इलास्टिसिटी होती है वो 0 होती है, सॉरी, एक्स एक्सिस पे जो इलास्टिसिटी होती है वो 0, और और वाई एक्सिस पे जो इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना? मिड पॉइंट पे 0 एक्स एक्सिस पर, मिड पॉइंट पर 1 एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट। ये पता है, ये क्लास 11 12 का बच्चा बच्चा वाला चीज। तो आप मुझे बताओ, इस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होगी वो 1 से ज्यादा होगी और इनफाइनाइट से कम होगी। तो 1 से ज्यादा होगी और इनफाइनाइट से कम होगी, और इस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1, 0 से ज्यादा और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम, लेस देन 1। बना लो इतना, इतना बना लो। एमसीक्यू आता है, और भयानक लेवल का एमसीक्यू आता है, और बहुत सारे टीचर घूम जाते वाले एमसीक्यू में। टीचर बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्या बोल बाबू? हम्म, देखो एमसीक्यू पेपर को ना लोग बोलता है माता रानी किस दिन काम आएगी, भोले बाबा किस दिन काम आएगा, नाम याद किया मार दिया टिक। ऐसा नहीं होता है, भोले बाबा बोलते पढ़ ले बेटा, वो नहीं सुनता है।
अब पढ़ाई का मतलब जोर ही नहीं कि आपको क्लास लेके ही पढ़ाई करना होता है, पढ़ाई का मतलब ही नहीं था। कभी कभी क्या होता है, अगर हम आपको मोटिवेट करेंगे ना कि आप लाइफ में ढंग का करिए, आप लाइफ में ढंग से पढ़ाई कीजिए, तो आपको पता क्या लगेगा, अच्छा अपना क्लास का प्रमोशन कर रहे हैं। यही लोग यही गलत निकालेंगे। अगर अभी वीडियो में निकाल के बोलता हूँ बेटा आप लोग पढ़ाई करो, है ना भाई लोग आप लोग पढ़ाई करो ये करो, तो लोग क्या बोले, अच्छा एडमिशन लेना है क्या आपके पास। अपने ज्ञानबाजी नहीं करते, तुम्हारा लाइफ तुमको जो करना है करो, हमको क्या है। हम तो अपना लाइफ बना लिए। तुम नहीं आओगे कोई और आ गया पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है। स्टूडेंट का कमी है क्या, स्टूडेंट बहुत है। लेकिन हाँ क्वालिटी रहेगा तो जरूर आएंगे लोग, सिंपल सा बात है। इतना बना लिया, इतना बना लिया। अब सुनो, सुनो सुनो, मैं कुछ प्रूफ करने वाला हूँ, ध्यान से देखना प्रूफ कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। ये हमारा जो डिमांड कर्व, इसी का दूसरा नाम क्या है, ए आर, है ना, है ना, है ना। चलो, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा, एम आर। अपने यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, क्या ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल। और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। एम आर से क्या मिलेगा अपने को, क्वांटिटी। अरे एम आर से क्या मिलेगा, क्वांटिटी। यहां से क्या मिलेगा, प्राइस। अब आप बताइए, मोनोपोली ने जो प्राइस सेट किया उसका नाम क्या है, ओपी। अरे मोनोपोली ने जो प्राइस सेट किया उसका नाम क्या है, ओपी। ओपी ग्रेटर देन वन पे है या इक्वल टू वन पे है, ओपी कहाँ है। देख भाई, देखो 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 देखो, ये आपका इक्वल टू वन है ना, है ना। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो ग्रेटर देन वन होगा। अरे मिड पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट होगा, ग्रेटर देन वन। मैं फिर समझा दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट देखना, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, वन। पर मेरी प्राइस तो एच एच से निकल रही है। एच आपका मिड पॉइंट पर है या मिड पॉइंट के ऊपर है, एच कहां पर है, मिड पॉइंट पर है या मिड पॉइंट के ऊपर है, ऊपर है। इसका मतलब एच पे जो इलास्टिसिटी आएगी वो मिड पॉइंट के ऊपर है, मतलब ग्रेटर देन वन। इसका मतलब मोनोपोली जब भी प्राइस चार्ज करता है, मोनोपोली जब भी प्राइस चार्ज करता है उस वक्त इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन वन। मोनोपोली जब भी प्राइस चार्ज करता है उस वक्त इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन वन। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है, चलो स्टेटमेंट लिख लो, विशेष क्वेश्चन लिखना, लिखो मोनोपोली ऑलवेज, लिखो तो, मोनोपोली ऑलवेज, ऑलवेज सेट अ प्राइस ऑन ग्रेटर देन वन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक या इन इलास्टिक, इलास्टिक बोलते हैं। ग्रेटर देन वन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। मोनोपोली ऑलवेज सेट ए प्राइस ऑन द इलास्टिक, ऑन द इलास्टिक सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और क्वेश्चन बार बार आता है कि मोनोपोली जब प्राइस सेट करता है, इन इलास्टिक पे करता है या इलास्टिक पे करता है, लेस देन वन पे करता है या ग्रेटर देन वन पे करता है, आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन वन। बहुत सारे टीचर के बुक में लेस देन वन मारा हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा पर समझ जाना, तुम लोग देख ही लेगा बाद में समझ जाएगा। मोनोपोली जब भी प्राइस सेट करता है ना, मोनोपोली जब भी प्राइस सेट करता है उस वक्त इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया ना डायग्राम बना करके, आप खुद ही देख लो ना कि आप जहां से प्राइस निकाल रहे हो वो मिड पॉइंट के ऊपर है। भाई साहब जो प्राइस आपका निकला वो मिड पॉइंट पे या मिड पॉइंट के ऊपर है, मिड पॉइंट के ऊपर। और मिड पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन, यही तो प्रूफ करना था। मोनोपोली ऑलवेज सेट ए प्राइस, मोनोपोली ऑलवेज सेट अ प्राइस वेयर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। या ऐसे बोल सकते हो, मोनोपोली ऑलवेज ऑपरेट इलास्टिक सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। थोड़ा इकोनॉमिक्स मैंने बोल दिया, मोनोपोली ऑलवेज ऑपरेट एट अ इलास्टिक सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। सर हिंदी बोलिए, बिहार से आया सर, इंग्लिश समझ नहीं आता, सुन लो। इसका मतलब होता है मोनोपोली जब भी प्राइस सेट करेगा वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी, एक से ज्यादा। तो अभी तक तीन चार चीज आपने सीखा। पहला आपने सीखा है कि मोनोपोली में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, मोनोपोली जब भी प्राइस सेट करेगा वहां पर इलास्टिसिटी एक से ज्यादा हो। क्लियर हुआ।
आगे बढ़े। लाइफ एट होम स्टूडेंट, आप भी पैसा दियो, आप भी बोलिए। हम तुम लोग को पूरा साल भर याद दिलाएंगे तुम लोग पैसा दिया है। इससे तुम लोग को लगेगा, जिससे तुम लोग को लगेगा पूछना चाहिए, कुछ तो पूछना चाहिए, पैसे का वैल्यू निकलेगा। बोलो कुछ दिक्कत। लाइव एट होम स्टूडेंट कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स में पहले तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एकदम रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर जीवन में तो तकलीफ ही तकलीफ है है ना। लिखो, नेक्स्ट लिखो। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए आर एम आर, ये जितना पढ़ा रहा हूं सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। चैप्टर पढ़ाने के बाद 5 साल का एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, देख लीजिएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पिछली बार इको का हाईएस्ट कितना गया था पता है तुम लोग को? 4 सेमेस्टर में 99। पिछली बार इको का हाईएस्ट गया। ईडीवी में गया था 89। ईडीवी में गया था 89। ईडीवी में क्यों प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो इथिक्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मोरालिटी होगा या इथिक्स होगा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कुछ लोग अपना एज्यूम कर लेते हैं मैं क्या होता, मार दिया उसी आंसर हाँ, आईटी में देखो, रिलेशन, एक क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि एम आर इक्वल टू ए आर, एम आर इक्वल टू ए आर 1/1/E, 1/1/E, ये एक फार्मूला है कि एम आर इक्वल टू होता है ए आर 1/1/E। अगर किसी के मन में यार है कि सर थोड़ा प्रूफ करके दिखाइए, तो लाइफ का 1 घंटा निकाल लो, 1 घंटा लगेगा प्रूफ करने में। तोड़ दे सूरज, गरीब आदमी का दरवाजा तोड़ दे तू हाँ, तो मेरा ऐसा गरीब बनेगा एम आर इक्वल टू क्या होगा? ए आर 1 - 1/E। अब ना हम लोग मान के चलते हैं, मान के चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि जब इलास्टिसिटी 1 होगी तो एम आर का वैल्यू क्या होगा, जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो उस वक्त एम आर का वैल्यू क्या होगा, और जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी उस वक्त एम आर का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब इलास्टिसिटी 1 होगी तो एम आर का वैल्यू क्या है, जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो एम आर का वैल्यू क्या होगा, जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो एम आर का वैल्यू क्या होगा। अपने को याद नहीं करना है, अपने को फॉर्मूला पता है कि एम आर इक्वल टू होता है ए आर, एम आर इक्वल टू क्या होता है ए आर 1/1/E। तो एक बार ना अपने एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी 1 है। क्या एज्यूम कर लेते हैं? इलास्टिसिटी 1। तो लिखो एम आर इक्वल टू, अच्छा ए आर जगह प्राइस लिख सकते हैं, अरे ए आर जगह प्राइस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि ए आर का दूसरा दूसरा नाम क्या है? प्राइस। प्राइस इंटू, हेलो, प्राइस इंटू 1/1/E। अरे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। हम लोग मान के चल रहे हैं ना इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो जहाँ पे इलास्टिसिटी थी उसकी वैल्यू क्या लिख दी है? 1 लिख दी है। चलिए एम आर इक्वल टू क्या हो गया? पी, यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या होगा? 1 - 1। एम आर इक्वल टू पी 0/1, यही ना। फिर एम आर इक्वल टू पी 0/1 क्या होता है? 0। जीरो क्या बोलता है? हमसे पंगा लोगो क्या बन जाओगे? जीरो। खुला धमकी देता है, हमसे पंगा लोगो क्या बन जाओगे? जीरो। तो पी इंटू जीरो करोगे क्या आएगा? 0। अब आप बताइए, आप बताइए
जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी तो mr की वैल्यू क्या हो गई? तो लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होगी तो mr की वैल्यू क्या होगा? 0। जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 तो mr की वैल्यू 0। अब सुनो, अब सुनो सिंपल, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 तो mr की वैल्यू 0। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू, लॉजिक करा रहा हूं लॉजिक, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1, अरे यार उसको डिस्टर्ब करके तू खुद डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। उसको एग्जाम देना 4th सेमेस्टर में। हाँ, सीनियर है, रिस्पेक्ट। सुनो सुनो सुनो, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी तो mr की वैल्यू 0। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो mr की वैल्यू 0 से ज्यादा। सिंपल। जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी तो mr की वैल्यू 0। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा तो mr का वैल्यू 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। अरे कोई चीज अगर 0 से ज्यादा है तो क्या होगी? पॉजिटिव। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी तो mr था 0। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो mr का वैल्यू 0 से ज्यादा। जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 1 से कम होगी, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम होगी तो mr का वैल्यू 0 से कम होगा। जो चीज 0 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। लिख लो, एमसीक्यू बनता है 1000 ठो इस पर। क्लियर होगा? हाँ, फाउंडेशन में आता है। हाँ, तो सिंपली क्या करना अपने को, क्या प्रूफ हुआ? हेलो, क्या प्रूफ हुआ? जब इलास्टिसिटी 1 थी तो mr 0 था। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगा तो mr 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो mr 0 से कम होगा मतलब नेगेटिव। यही तो प्रूफ करना था। यही तो एमसीक्यू आता 2 नंबर का, 1 नंबर का, जो भी। लाइव एट होम, कोई दिक्कत? पूछेगा कोई दिक्कत होगा तो आप लोग। हाँ, ग्राफ से क्यों नहीं प्रूफ कर सकते हो? ग्राफ से भी प्रूफ कर सकते हो। ग्राफ से कैसे प्रूफ करोगे? देखो यहाँ पे, यहाँ पे ग्राफ देख लो। ग्राफ से कैसे प्रूफ है देखो। मैं कौन सा पेन यूज करूँ? ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ। देखो, जब इलास्टिसिटी 1 थी, अरे मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 थी ना, तो mr का वैल्यू क्या था? 0। तो जब, तो मिड पॉइंट पर mr 0 है, मिड पॉइंट पर mr क्या है? 0। तो मिड पॉइंट के ऊपर ऊपर mr क्या होगा? 0 से ज्यादा। इसका मतलब जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा तो mr 0 से ज्यादा। अगर इस पॉइंट पर mr 0 है तो इसके ऊपर वाले पॉइंट पर mr 0 से ज्यादा। ठीक है? अब देखिए, लेस देन 1 मतलब इस पॉइंट पर mr 0 है तो इसके नीचे वाले पॉइंट पर 0 से कम होगा। तो लेस देन 1 पर mr क्या होगा? लेस देन। प्रूफ हो गया ग्राफ पे तो। बोल, तेरा सिलेबस बनाइए। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस। किसी कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो मेरे से। कुछ पूछना है? अरे कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका कल। कल पढ़ा के जाऊंगा यार। कल पढ़ा के जाऊंगा, फिर ऐसे 3-4 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, शादी वादी में जा रहा हूँ ना। अच्छा, कल ना कंबाइंड बैच होगा। मतलब भाई शाम को ट्रेन है तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा थोड़ी बैठ करके। तो कल डे बैच और इवनिंग बैच दोनों कंबाइंड होगा, ठीक है?